ये जो शेयर मार्केट है ये आज का मार्केट नहीं है। आज से लगभग 400 साल पहले शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी। अब ये जो कंपनी का शेयर का भाव 90 जाएगा, 110 जाएगा या फिर 50 जाएगा या फिर 500 तक जाएगा, ये जो कंपनी का शेयर का भाव है ये डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। जिस कंपनी का डिमांड जितना ज्यादा हो जाएगा शेयर मार्केट में, छोटा से छोटा आदमी भी बड़े से बड़े कंपनी का शेयर को खरीद कर बड़े से बड़े कंपनी का मालिक बन जाता था। तो ऐसे दोनों को बेनिफिट होने लगा। शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान, अगर आपको शेयर मार्केट की इस दुनिया के बारे में संपूर्ण ज्ञान चाहिए कि आखिर ये शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये शेयर मार्केट होता क्या है, क्या मतलब होता है शेयर मार्केट का। उसके बाद बात करेंगे कि शेयर मार्केट आखिर कैसे शुरू हुआ, आखिर क्या जरूरत पड़ी जिसके वजह से इस शेयर मार्केट को शुरू करना पड़ा। पूरा इतिहास को लेकर सीखेंगे कि कब और कैसे शेयर मार्केट की शुरुआत हुआ था। उसके बाद बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है, यानी कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि एक आम नागरिक, एक साधारण व्यक्ति जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, जो उतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो आम नागरिक कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसके बारे में भी आज की वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरा जानकारी भी मिल जाएगा। और मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं कि जितना आसान भाषा में आज आप शेयर मार्केट को सीखने वाले हो, पूरे YouTube पर आज से पहले इतना आसान भाषा में आज तक किसी ने नहीं सिखाया होगा। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो वीडियो को एंड तक देखोगे, आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये शेयर मार्केट की दुनिया का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है शेयर मार्केट, शेयर मार्केट का मतलब क्या होता है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है, ये जो शेयर मार्केट है और ये जो इक्विटी मार्केट है, तीन तरह का मार्केट के बारे में मैंने आपको बोला, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एंड इक्विटी मार्केट। इन तीनों मार्केट का एक ही मतलब होता है, ये वो मार्केट है जहां पर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो और आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हो। यानी कि ये जो शेयर मार्केट है, इक्विटी मार्केट है और स्टॉक मार्केट है, ये तीनों मार्केट का एक ही मतलब होता है, आप इन मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, किसी भी कंपनी के शेयर को बेच सकते हो। अब आपके दिमाग में दूसरा सवाल आया होगा कि भाई किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि शेयर्स खरीदने का मतलब ये होता है कि उस कंपनी का कुछ परसेंटेज हिस्सेदारी को खरीद लेना। यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी का छोटा सा शेयर्स को खरीदते हो तो शेयर खरीदना, यानी कि इसका मतलब यह होता है कि उस कंपनी का आपने कुछ परसेंटेज हिस्सेदारी को खरीद लिया। हिस्सेदारी या फिर कुछ परसेंटेज ओनरशिप को खरीदना, यानी कि किसी भी कंपनी का शेयर को खरीदने का मतलब यह होता है कि उस कंपनी का हिस्सेदारी को खरीद लेना। हिस्सेदारी का मतलब यह होता है कि उस कंपनी का छोटा सा ओनरशिप को खरीद लेना। ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक खरीद लेना, इसी को बोला जाता है शेयर खरीदना। समझ गए ना बात। अब तीसरा सवाल आपके दिमाग में यह आया होगा कि भाई किसी भी कंपनी का शेयर को अगर हम लोग खरीदते हैं तो इससे हमें कैसे बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो इससे फायदा और नुकसान ऐसे होता है कि अब ऐसे में अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसका कुछ परसेंटेज जो प्रॉफिट का हिस्सा है आपको भी मिल सकता है, और अगर उस कंपनी को नुकसान होता है, लॉस होता है, तो कुछ परसेंटेज लॉस का जो हिस्सा है वो आपको भी मिलेगा। यानी कि अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो शेयर को तो आपने खरीद लिया, अब ऐसे में अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, यानी कि वो जो कंपनी है कोई ना कोई बिजनेस ही कर रही होगी, अब बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हो सकता है। तो अगर आप कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदते हो और ऐसे में वो जो कंपनी है जो बिजनेस कर रही है वो कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट अगर होता है जबकि आपने उस कंपनी के शेयर को पहले से खरीद के रखा है, तो प्रॉफिट अगर वो कंपनी कमाएगी तो उस कंपनी का प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज जो हिस्सा है, प्रॉफिट जो हिस्सा है वो आपको भी मिलेगा। और अगर इन केस वो जो कंपनी बिजनेस कर रही है उस बिजनेस में उस कंपनी को लॉस होता है, तो कंपनी को अगर लॉस होता है तो जबकि उस कंपनी के शेयर को, उस कंपनी का जो ओनरशिप है उसका कुछ परसेंटेज शेयर को आपने पहले ही खरीद के रखा है, तो अगर वो कंपनी का बिजनेस में लॉस होता है तो उस कंपनी का जो लॉस का कुछ परसेंटेज है वो आपको भी मिलेगा। क्लियर हो गया ना। तो यहां तक हमने क्या समझ लिया कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ये जो शेयर मार्केट है और ये जो इक्विटी मार्केट है, ये तीनों मार्केट का सेम एक ही मतलब होता है कि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर हम किसी भी कंपनी का शेयर को खरीद सकते हैं।
अब शेयर खरीदने का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी को खरीद लेना, किसी भी कंपनी का ओनरशिप को खरीद लेना। ओनरशिप यानी कि किसी भी कंपनी का थोड़ा सा मालिकाना हक मिल जाना, इसी को बोला जाता है कंपनी का शेयर को खरीदना। अब जबकि आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद लेते हो, ओनरशिप को ले लेते हो, तो ऐसे में अगर वो जो कंपनी बिजनेस कर रही है, वो कंपनी का बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो उस कंपनी का प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर को खरीदे हो, आप उस कंपनी का शेयर होल्डर हो। और अगर वो कंपनी जो बिजनेस कर रही है, कंपनी लॉस करती है, तो उस कंपनी का जो लॉस का जो हिस्सा है, कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा, क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर को खरीदा है, और शेयर खरीदना यानी कि मालिकाना हक को आपने खरीदा है। इतना क्लियर हो गया ना। अब इसी चीज को थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं, ताकि ये जो चीजें हैं आपके ब्रेन में एकदम से घुस जाए। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं आप एक चाय का बिजनेस खोलना चाहते हो, एग्जांपल दे रहा हूं। मान के ऐसे चलते हैं कि आप एक चाय का बिजनेस खोलना चाहते हो, और इस चाय का बिजनेस खोलने में टोटल पैसा चाहिए 1 लाख रुपया। टोटल कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपया चाहिए, ताकि आप उस चाय का बिजनेस को खोल सको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा गया कि आपके पास तो भैया सिर्फ 50,000 ही रुपया है, यानी कि बिजनेस खोलने में 1 लाख रुपया चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास 50,000 रुपया है। अब इस केस में क्या करते हो आप कि आप अपने दोस्त के पास जाते हो, फ्रेंड के पास जाते हो, और आप अपने दोस्त को ये बोलते हो कि देख भाई, मैं एक चाय का बिजनेस खोलना चाहता हूं, उसमें 1 लाख रुपया चाहिए, जिसमें से 50,000 तो मेरे पास है। तू एक काम कर, तू मेरे को और 50,000 रुपया दे दे। अब अगर तू मेरे को 50,000 रुपया देता है, ऐसे में क्या हो जाएगा कि मैं जो बिजनेस करूंगा, उस बिजनेस को खोलने के बाद जो भी बिजनेस से मैं पैसा कमाऊंगा, यानी कि जो भी मैं उस बिजनेस से प्रॉफिट करूंगा, उस प्रॉफिट का मैं 50% जो हिस्सा है वो मैं तेरे को दे दूंगा। और अगर मैं जो बिजनेस खोलता हूं 1 लाख रुपया लगाकर, उस बिजनेस में अगर मेरे को लॉस होता है, तो उस लॉस का 50% जो लॉस है वो तेरे को भी झेलना पड़ेगा। सिंपल इसी को बोला जाता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी किसी भी कंपनी के शेयर को अगर आप खरीदते हो, तो जितना परसेंटेज शेयर को आपने खरीद लिया है, अब ऐसे में क्या होगा कि वो कंपनी प्रॉफिट करती है, तो जितना क्वांटिटी, जितना परसेंटेज शेयर आपके पास है, जितना ओनरशिप आपके पास है, उसी मात्रा में आपका प्रॉफिट होगा। अगर वो कंपनी लॉस करती है, तो जितना शेयर आपके पास है, जितना क्वांटिटी में है, उसी मात्रा में आपका लॉस भी होगा। जैसे कि इस वाला केस में अगर आप अपने दोस्त से 50,000 रुपया और अपना खुद का 50,000 दोनों मिला के 1 लाख में कोई बिजनेस शुरू करते हो, तो बिजनेस में अगर फायदा होता है तो 50% हिस्सेदारी आपको अपना फ्रेंड को देना पड़ेगा, लॉस होता है तो 50% लॉस आपका फ्रेंड का होगा। इसी तरीके से शेयर मार्केट भी काम करता है। इतना क्लियर हो गया है ना। अब समझते हैं कि आखिर ये शेयर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है कैसे शुरू हुआ, इतिहास में इसका कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ। तो शेयर मार्केट आखिर कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में आज आप जानने वाले हो, और बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है कैसे शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में आया है। तो ध्यान से समझना। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले हुई थी। ये जो शेयर मार्केट है, ये आज का मार्केट नहीं है। आज से लगभग 400 साल पहले शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी। कैसे हुई थी, कहां से हुई थी, तो उसका क्या कहानी है। उस समय एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि जैसे एक समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे इंडिया में, उसी तरह आज से 400 साल पहले एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कंपनी आज के समय पर नीदरलैंड कंट्री बन चुकी है। यानी कि आज के डेट पर जो नीदरलैंड कंट्री है, यही आज से 400 साल पहले एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। तो क्या मतलब है उस कंपनी का? उस कंपनी का यह मतलब था, उस जमाने में लोग शिप्स के द्वारा एक्सप्लोरिंग किया करते थे। पूरी दुनिया का जो मैप डिस्कवर नहीं हुआ था, इसीलिए जो भी कंपनी थी वो शिप्स भेजती थी, और दूसरी दुनिया का खोज करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, गोल्ड वगैरह खोजने के लिए, और ये जर्नी हजारों किलोमीटर की होती थी। यानी कि आज से 400 साल पहले जब इस दुनिया में मैप वगैरह अच्छा से नहीं बना था, यानी कि आज के डेट में ना गूगल लोकेशन वगैरह है, आज से 400 साल पहले तो ये सब नहीं था ना। तो जब 400 साल पहले दुनिया का मैप वगैरह नहीं बना था, तो एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके पास काफी सारा शिप हुआ करता था। तो वो जो कंपनी है, अपना जो शिप है, वो शिप अलग अलग जगह पे भेजती थी। क्यों भेजती थी, क्या कारण था? कारण ये था कि ताकि अलग अलग दुनिया का खोज किया जाए, अलग अलग जगह को एक्सप्लोर किया जाए, गोल्ड वगैरह यानी कि अलग अलग मटेरियल जो है, सोना चांदी, ये सब खोजा जाए। इन सब कारणों की वजह से आज से 400 साल पहले ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपने शिप्स को अलग अलग जगह पे भेजती थी। और ये कोई आमने सामने अपने शिप्स को नहीं भेजती थी। ये जो जर्नी था हजारों किलोमीटर की होती थी, काफी दूर दूर अपने शिप्स को भेजा करती थी आज से 400 साल पहले। उसके बाद कहानी क्या हुआ है, ये सब करने के लिए काफी सारा पैसों की जरूरत होती थी, और इतना पैसा उस समय किसी एक आदमी के पास नहीं हुआ करता था। यानी कि ये जो डच
डच ईस्ट इंडिया कंपनी है अपनी शिप्स को अलग अलग देशों में भेजती थी, अलग अलग जगह को देखने के लिए, अलग अलग दुनिया खोजने के लिए, सोना वगैरह खोजने के लिए। तो ये सब करने के लिए काफी ज्यादा हेवी मात्रा में पैसा की जरूरत पड़ती थी और उस समय पे किसी एक व्यक्ति के पास इतना इकट्ठा पैसा नहीं हुआ करता था। वो तो आज के समय पर मुकेश अंबानी जी के पास हजारों करोड़ रुपया है, अदानी जी के पास हजारों करोड़ रुपया है, लेकिन 400 साल पहले तो किसी एक व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने एक तरकीब लगाया, एक बुद्धि लगाया, क्योंकि जबकि जहाजों को अलग अलग जगह पे भेजना है तो पैसा तो चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति के पास उतना पैसा नहीं था। अब पैसा का जुगाड़ करने के लिए ये जो कंपनी है, इन कंपनी वालों ने एक बुद्धि लगाया। क्या बुद्धि लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इन कंपनी वालों ने ओपनली एक ऑफर किया। किनको ऑफर किया? आम लोगों को, कि आओ हमारे जहाजों में पैसा लगाओ, और जब शिप्स यानी कि ये जो जहाज है इतना लंबा सफर करके किसी और देश जाएगी और वहां सोना चांदी या फिर कोई भी खजाना लेकर आएगी, और जो भी पैसा ये कमा कर आएगी, एंड में कुछ शेयर्स आपको भी मिल जाएगा उन पैसों का। यानी कि इन कंपनी को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती थी आज से 400 साल पहले, ताकि अपने शिप्स को अलग अलग देशों में भेजा जाए, लेकिन पैसा नहीं हुआ करता था। तो इन कंपनी वालों ने एक दिमाग लगाया। इन कंपनी वालों ने आम जनता को, आम लोगों को ओपनली एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया कि भैया आइए आप लोग हमारे शिप्स में पैसा लगाइए, और अगर आप हमारे शिप्स में पैसा लगाते हो, ऐसे में क्या हो जाएगा कि आप अगर हमारे शिप्स में पैसा लगाते हो, उसके बाद हमारा शिप जाएगा अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग लोकेशन पर जाने के बाद वहां पे खजाना हो, सोना चांदी डायमंड वगैरह हो, उसका खोज करेगा, और खोज करने के बाद जब हमारा शिप्स काफी समय के बाद वापस आएगा, और वापस आने के बाद जितना भी पैसा होगा उन पैसों का आपको हम लोग हिस्सेदारी दे देंगे, उन्हीं लोगों को हिस्सेदारी देंगे उन खजाना का जो लोग हमारे शिप्स में पहले ही पैसा लगाएगा। समझ गए इतना बात? तो इस कॉन्सेप्ट से दो लोगों को बेनिफिट हुआ। पहला किसको बेनिफिट हुआ? ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट हुआ। क्यों बेनिफिट हुआ? क्योंकि आम लोग इनके शिप्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो जब आम लोग, काफी सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग इनके शिप्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया, तो इनके पास तो काफी ज्यादा पैसा हो गया। अब उन पैसों को यूज करके ये अपने शिप्स को अलग अलग देशों में बेच सकती थी। तो पहला फायदा डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हुआ। दूसरा फायदा किसको हुआ भैया? आम जनता को हुआ। आम जनता को कैसे हुआ? आम जनता ने इनके शिप्स में पैसा तो लगा दिया। अब जब इनका जो शिप्स है यानी कि जहाज जो है अलग अलग जगह जाने के बाद खजाना वगैरह लेकर आती थी, तो उन खजाना, उन पैसों का जो हिस्सा है उन आम जनता को भी मिल जाता था, जिन आम जनता ने इनके शिप्स में पैसा लगाया था। समझ गए ना? तो इस कॉन्सेप्ट से दोनों को बेनिफिट हुआ, कंपनी को भी बेनिफिट हुआ और आम जनता को भी बेनिफिट हुआ। आम जनता को मौका मिला अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने का। क्लियर हो गया ना बात? तो ये जो शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, आज से 400 साल पहले शेयर मार्केट की शुरुआत हुई थी। तो यहां तक आपने ये तो समझ लिया कि कैसे आज से 400 साल पहले आम जनता अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके, जहाजों में पैसा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाती थी। ये पहला पहलू तो आपने समझ लिया, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, शेयर मार्केट में अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है। तो प्रॉफिट का तो आपने समझ लिया, अब लॉस कैसे होता था उस समय 400 साल पहले, उसको भी जान लेते हैं। लेकिन ये काम बहुत ज्यादा रिस्की होता था। उस समय इन जहाजों में से आधे से ज्यादा जहाज तो लौट कर ही नहीं आते थे। यानी कि ये जो आम जनता जहाजों में पैसा लगाते थे ताकि जहाज जाए, अपना काम करे और जब लौट के आए तो प्रॉफिट का हिस्सा दे। लेकिन ये जो काम था, देखने में जितना सिंपल लग रहा था उतना ज्यादा सिंपल नहीं था, क्योंकि ये काम काफी ज्यादा रिस्की होता था। जो जहाज जाता था एक्सप्लोरिंग करने अलग अलग दुनिया का, आधे से जहाज तो भैया लौट कर वापस ही नहीं आता था। किस रीजन से वापस नहीं आता था? क्योंकि कुछ कुछ गुम हो जाते थे, कुछ कुछ टूट जाते थे और कुछ कुछ जहाजों को लूट लिया जाता था। यानी कि या तो कुछ कुछ जहाज गुम हो जाते थे, कुछ कुछ जहाज समुद्र में डूब जाते थे, या फिर कुछ कुछ जहाज को भैया लूट लिया करता था उस जमाने में। तो ये जो जहाजों में पैसा लगाने का कारोबार था 400 साल पहले, काफी ज्यादा रिस्की भी होता था। अगर आपने जिस जहाज में पैसा लगाया वो जहाज गया अपने काम करने, काम करके वापस आती है तभी आपको प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अगर आपने जहाज में पैसा लगाया और अगर जहाज गया काम करने और अगर वापस नहीं आती है, वो जहाज अगर डूब जाती है, खत्म हो जाती है, लूट लिया जाता है, गुम हो जाती है, तो ऐसे में आपने जो पैसा लगाया था वो
पैसा भी आपका चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये उस जमाने की बात बोल रहा हूं, समझ गए। उसके बाद क्या है, तो इन्वेस्टर्स ये सोचने लगे कि किसी एक जहाज में पूरा पैसा लगाना काफी ज्यादा रिस्की है, तो अलग अलग जहाजों पर पैसा लगाते हैं और उसी तरह अलग अलग जहाज भी अलग अलग लोगों से शेयर्स के बदले पैसा उठाते थे। यानी कि उस समय एक जहाज पर पैसा लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता था, रिस्की होता था, क्योंकि एक जहाज पर पैसा आपने लगा दिया, अगर वो जहाज लौट कर नहीं आएगी तो आपका पूरा पैसा डूब सकता था। तो उस जमाने में लोगों ने ये सोचा कि भैया एक जहाज में पैसा नहीं लगाते हैं, अलग अलग जहाजों में लगाते हैं। अगर 10 जहाज में पैसा लगाएंगे, 5 वापस नहीं आया, 5 अगर वापस भी आ जाता है तो हमें फायदा होगा। तो ये कारोबार वहां पे शुरू हो गया और अलग अलग जहाजों ने भी अलग अलग लोगों से पैसा उठाना जो है वो शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या है, और इसी तरह शेयर मार्केट क्रिएट हो गया और ओपनली बिडिंग होना शुरू हो गया वहां के जहाजों पर। यानी कि इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट से शेयर मार्केट क्रिएट हो गया और उस जमाने में ओपनली बिडिंग होना शुरू हो गया। जहाज का जो मालिक है आते थे और पूछते थे, ओपनली बिडिंग करते थे कि कौन कौन हमारे जहाज में पैसा लगाएगा। तो जो ग्राहक यानी कि जो आम नागरिक है, जो जहाजों पर इंटरेस्टेड थे, उन जहाजों पर पैसा लगाते थे। अगर जहाज काम करके वापस आती थी तो प्रॉफिट का हिस्सा मिल जाता था, और अगर जहाज काम करके वापस नहीं आती थी तो उनको भी, यानी कि आम नागरिक का भी पैसा डूब जाता था। और इसी कॉन्सेप्ट से शेयर मार्केट क्रिएट हो गया। शेयर मार्केट के जैसा एक जो मार्केट है वो शुरू हो गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि अगर आपको शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना है या फिर ट्रेडिंग करना है या फिर किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है, बेचना है, तो आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। क्योंकि बिना डीमेट अकाउंट के आप शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को नहीं खरीद पाओगे, नहीं बेच पाओगे। तो अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमेट अकाउंट खुल जाएगा जैसे ही, उसके बाद आप शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से डीमेट अकाउंट अपना जरूर खुलवा लेना। और अगर आपको शेयर बाजार के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि क्या होता है शेयर मार्केट, ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग को कैसे सीखा जाता है, कैसे किया जाता है, अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी सीखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। शेयर मार्केट के बारे में हर एक टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में आपको डिटेल में सीखने को मिल जाएगा। तो शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुआ, जब भी ये जो जहाज वाला पूरा का पूरा सिस्टम था, ये सिस्टम उस समय काफी ज्यादा बढ़ने लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखते ही देखते ये सिस्टम काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा और ये जो सिस्टम है काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी होने लगा। यानी कि ये जो जहाज वाला सिस्टम था, जहाज के ओनर्स आम जनता से पैसा उठाती थी और आम जनता अपने पैसे को जहाजों में इन्वेस्टमेंट करती थी। ये जो सिस्टम था उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा और उस समय काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी होने लगा। इससे दोनों को बेनिफिट होता था, जहाज के ओनर्स को भी, कंपनी को भी और आम जनता को भी, दोनों को बेनिफिट जब होने लगा तो ये सिस्टम उस समय काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था। और जब ये सिस्टम काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गया था, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो कंपनी आम लोगों के पास जाकर पैसा उठाती थी और अपने शेयर्स को बेचती थी, ठीक है। और आम लोगों को भी मौका मिल जाता था कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करके पैसा से पैसा कमाया जाए। यानी कि जब ये जो जहाज वाला सिस्टम था उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा, उसके बाद दुनिया चेंज हुआ, नया नया जनरेशन आना शुरू हो गया। उसके बाद बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो धीरे धीरे बनना शुरू हो गया। तो जब बड़ी बड़ी कंपनी बनना शुरू हो गया, नया जनरेशन आने लगा, तो जब भी किसी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो ये जो कंपनी से वही पुराना वाला तरकीब, जहाज वाला तरकीब लगाती थी कि जब भी किसी कंपनी को उस समय पैसों की जरूरत पड़ती थी तो कंपनी क्या करती थी, आम लोगों के पास जाती थी, आम जनता के पास जाती थी और जाकर बोलती थी कि आप लोग हमारे कंपनी में पैसा लगाओ, आप लोग हमारे कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा को खरीदो, बदले में आप लोग हमें थोड़ा सा पैसा दे दो। अब ऐसे में क्या हो जाएगा कि कंपनी अगर ग्रो करती है तो आप लोगों का भी बेनिफिट होगा, कंपनी अगर डूबती है तो आपका भी नुकसान होगा। ये जो सिस्टम है इसी तरीके से शुरू हो गया था। तो इससे दोनों को फायदा होता था, कंपनी को पैसा मिल जाता था आम जनता से तो कंपनी भी बड़ी बनती थी और आम जनता को अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने का मौका भी मिल जाता था। छोटा से छोटा आदमी भी बड़े से बड़े कंपनी का शेयर को खरीद कर बड़े से बड़े कंपनी का मालिक बन जाता था। तो ऐसे दोनों को बेनिफिट होने लगा और ये सिस्टम काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसके बाद क्या हुआ, और आज के समय पर ऑलमोस्ट हर देश का अपना शेयर मार्केट है और हर देश अपने शेयर मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड बन चुका है। यही सिस्टम धीरे धीरे शुरू होने लगा, कंपनी आम जनता से पैसा उठाने लगी, आम जनता कंपनीज में निवेश करती गई, शेयर को खरीदती गई और आज के समय पर क्या हो गया कि ऑलमोस्ट दुनिया के हर देशों में शेयर मार्केट बन चुका है और आज के समय पर दुनिया का हर एक देश अपना जो देश का शेयर मार्केट है उस पर काफी ज्यादा डिपेंड होने लगा है।
इनफैक्ट हमारा इंडिया भी हमारे इंडियन शेयर मार्केट में काफी ज्यादा डिपेंड हो चुका है। पूरा क्लियर हो गया है ना? एक दिल से कमेंट कर देना अगर आज से पहले इतना आसान भाषा में आपने नहीं समझा था कि शेयर मार्केट का इतिहास क्या है, कैसे शेयर मार्केट बना है। अगर आज से पहले आपने इतना आसान भाषा में नहीं समझा था तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो यहां तक आपने ये समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट कैसे बना, कैसे इसकी शुरुआत हुआ, सब समझ लिया। अब उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि ये जो शेयर मार्केट है इसके अंदर टोटल दो मार्केट आती है, दो तरह का मार्केट होती है। एक मार्केट जिसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा मार्केट जिसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 मिनट में समझ जाओगे कि आखिर ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो पहले समझते हैं प्राइमरी मार्केट का क्या मतलब होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को अपने शेयर को बेचती है और पैसा उठाती है, जिसको आईपीओ भी बोला जाता है। आईपीओ का नाम आपने सुना होगा ना। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी कंपनी, कोई भी XYZ जो कंपनी है, वो पहली बार अपने शेयर को मार्केट में बेचती है, मार्केट के इन्वेस्टर को बेचती है। तो जब कोई भी कंपनी पहली बार मार्केट में अपना हिस्सेदारी को बेचने आती है तो उस कंपनी को अपना आईपीओ लेकर आना होता है। तो जब भी कोई कंपनी पहली बार इन्वेस्टर को अपना शेयर को बेचती है आईपीओ के थ्रू से, तो पहली बार जब बेच रही है तो उसी को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। समझ गए इतना बात? जब कोई कंपनी पहली बार मार्केट में आती है उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। उसके बाद क्या है, प्राइमरी मार्केट में कंपनी डिसाइड करती है कि वो कंपनी अपना जो शेयर का प्राइस है वो कितना रखेगी। यानी कि जब तक वो कंपनी मार्केट में आई नहीं है, लिस्ट नहीं करवाई है, आईपीओ लेकर आई नहीं है, तब तक वो जो कंपनी है अपना जो शेयर का जो प्राइस है, शेयर का तो कोई ना कोई प्राइस होना चाहिए ना, तो शेयर का जो प्राइस है प्राइमरी मार्केट में वो कंपनी डिसाइड करती है कि अपना कंपनी का शेयर का जो प्राइस है वो कितना देगी, 100, 200, 300, 1000 कितना देगी, ये कंपनी प्राइमरी मार्केट में डिसाइड कर सकती है। समझ गए इतना बात? एक होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का मतलब ये होता है कि इस मार्केट में इन्वेस्टर्स अपने ही शेयर्स को एक दूसरे को बाय एंड सेल करती है। यानी कि सेकेंडरी मार्केट इसको बोला जाता है कि जब कोई भी कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है तब वो जो कंपनी है वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है। यानी कि आईपीओ से पहले का जो मार्केट है वो मार्केट को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। और अगर कोई कंपनी आईपीओ लेकर मार्केट में आ जाती है, कदम रख देती है, उस मार्केट को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का जो शेयर है वो जो इन्वेस्टर से अपने आप में ही बाई सेल करते हैं। यानी कि प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी डायरेक्ट पब्लिक को शेयर को बेचती है, ये प्राइमरी मार्केट की बात है। लेकिन एक बार अगर कंपनी ने प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कंपनी के शेयर को बेच दिया, आईपीओ लेकर अपने कंपनी के शेयर को बेच दिया, उसके बाद कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। एक बार अगर वो कंपनी मार्केट में आ जाती है, उस कंपनी का शेयर आ जाता है, तो वो जो शेयर्स है उन शेयर्स को इन्वेस्टर्स अपने आप में ही बाई सेल करते हैं। उसके बाद कोई भी पब्लिक कंपनी से डायरेक्ट शेयर को नहीं खरीद सकती है, क्योंकि कंपनी ने तो अपना जो शेयर है वो प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में बेच ही दिया। आईपीओ के थ्रू से कंपनी ने तो शेयर को बेच ही दिया। अब जबकि कंपनी ने बेच दिया, उसके बाद आप डायरेक्ट कंपनी से शेयर को नहीं खरीदते हो। उसके बाद अगर आपको कोई भी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो आपको किसी दूसरे पर्सन से ही शेयर को खरीदना पड़ेगा। कैसे खरीदना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होता है, सब समझ जाओगे। पहले इन सारी बेसिक चीजों को समझ लो। समझ गए ना? तो सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स अपने ही शेयर को बाई एंड सेल करते हैं। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। शेयर का जो प्राइस है उस टाइम शेयर का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। यानी कि एक बार कंपनी आईपीओ लेकर जब शेयर को लिस्ट कर देती है, उसके बाद शेयर का जो भाव है, शेयर का जो अप डाउन है, ये जो शेयर का वोलेटिलिटी है, ये डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। अगर कोई कंपनी का शेयर 100 रुपया में लिस्ट हो गया, मान के चलते हैं कोई भी एक कंपनी है जो कंपनी आईपीओ के थ्रू से लिस्ट हो गया शेयर बाजार में और 100 रुपये में वो कंपनी लिस्ट हो गया। अब ये जो कंपनी का शेयर का भाव 90 जाएगा, 110 जाएगा, या फिर 50 जाएगा, या फिर 500 तक जाएगा, ये जो कंपनी का शेयर का भाव है ये डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है। जिस कंपनी का डिमांड जितना ज्यादा हो जाएगा शेयर मार्केट में, उस कंपनी का शेयर का भाव उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और जिस कंपनी का शेयर का जो डिमांड है जितना कम रहेगा, उस कंपनी का जो शेयर का भाव है उतना ही ज्यादा गिर जाएगा। समझ गए? सब कुछ डिमांड एंड सप्लाई पर चलता है शेयर मार्केट का गेम। जितना ज्यादा भीड़ होगा जिस कंपनी के शेयर में, उतना ज्यादा शेयर का भाव बढ़ेगा, और जितना ज्यादा भीड़ कम होगा कंपनी का शेयर में, उतना ज्यादा उस कंपनी का जो शेयर है वो गिरते जाएगा। क्लियर हो गया ना बात? और ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, सब कुछ कंपनी का बिजनेस के ऊपर निर्भर रहता है। अगर कंपनी अच्छा है तो हर कोई ना खरीदेगा, हर कोई खरीदेगा तो डिमांड बढ़ेगा, कंपनी का शेयर का भाव बढ़ेगा। अगर कंपनी का बिजनेस खराब है तो कोई भी नहीं खरीदेगा, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो शेयर का डिमांड नहीं है तो शेयर का भाव गिरेगा। समझ गए ना बात? इसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। उसके बाद क्या है, इस मार्केट में कंपनी
को डायरेक्ट कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। यानी कि एक बार कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है, आईपीओ के थ्रू से लिस्ट कर देती है, उसके बाद कंपनी का शेयर का भाव बढ़े गिरे उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए था, आईपीओ के थ्रू से शेयर को बेच दिया, पैसा उठा लिया, कंपनी का काम खत्म। अब कंपनी अपना धंधा करेगी। अब शेयर मार्केट में कंपनी का शेयर का भाव अप डाउन हो उससे कंपनी को कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर हो गया ना बात? फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने के लिए, शेयर को खरीदने के लिए, बेचने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूं, मैंने उसी ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके बाद समझते हैं व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी, आपने यहां तक ये समझ लिया कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को बेचती है और पब्लिक कंपनी के शेयर को खरीदती है। अब कंपनी शेयर को बेचती है, पब्लिक कंपनी के शेयर को खरीदती है, उसके लिए कोई जगह भी तो होना चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए। मान के चलते हैं आपको सब्जी खरीदना है, तो आप सब्जी घर बैठे तो आप सब्जी नहीं खरीद पाओगे ना। ऑनलाइन ऑर्डर की बात मत करो, मान के चलते हैं आपको सब्जी खरीदना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घर से उठ के बाजार जाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा, तभी ना मार्केट से आप सब्जी खरीद पाओगे। उसी तरह जो सब्जी वाला है उसको अगर अपने सब्जी को बेचना है तो वो घर बैठे तो सब्जी नहीं बेच सकता है ना, उस सब्जी वाला को भी बाजार आना पड़ेगा, बाजार आकर ग्राहक से सब्जी को बेचना पड़ेगा। तो अगर आपको सब्जी खरीदना है तो आपको बाजार जाना पड़ेगा, सब्जी वाले को अपने सब्जी को बेचना है, फिर भी उसको बाजार आना पड़ेगा। तो ये जो बाजार है, मार्केट है, उसी को बोला जाता है एक्सचेंज। उसी तरह किसी भी कंपनी को शेयर को बेचना है और किसी भी आम नागरिक को, आम जनता को, आपको, मेरे को कंपनी के शेयर को खरीदना है तो हमें कहां आना पड़ेगा, हमें भी किसी मार्केट में आना पड़ेगा, और उसी मार्केट को बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज करना। कंपनी शेयर को बेचेगी, पब्लिक शेयर को खरीदेगी, कंपनी शेयर को बेचेगी, पब्लिक शेयर को खरीदेगी, एक्सचेंज हो गया, उसी को बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक को एक्सचेंज करना। क्लियर हो गया ना? तो हमारे इंडिया में टोटल 2 एक्सचेंजेस है, 2 बाजार है। पहला बाजार जिसको बोला जाता है NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा बाजार है जिसको बोला जाता है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हमारे इंडिया में किसी भी कंपनी के शेयर को अगर बेचना है तो कहां बेचना पड़ेगा, इन्हीं दोनों जगह बेचना पड़ेगा, यही दोनों एक्सचेंज है। अगर मान के चलते हैं आपका कोई कंपनी है, वो कंपनी काफी बड़ा हो गया, अब अगर आपकी कंपनी के शेयर को बेचना चाहते हो, आप अपने कंपनी की हिस्सेदारी को बेचना चाहते हो, तो आपको भी या तो NSE में अपने शेयर को बेचना पड़ेगा, आपको भी या तो BSE में अपने शेयर को बेचना पड़ेगा। अगर आपको किसी कंपनी के शेयर को खरीदना है तो आपको भी या तो NSE से खरीदना पड़ेगा या फिर BSE से खरीदना पड़ेगा। ये जो दोनों एक्सचेंजेस है, दोनों बिल्डिंग है, ये मुंबई में है। समझ गए ना बात? अब आज से बहुत साल पहले जब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना ज्यादा इंटरनेट नहीं था, तो उस समय जब भी किसी को किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना होता था या फिर कंपनी के शेयर को बेचना होता था, तो उस समय तो इतना इंटरनेट नहीं था, इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो उस समय लोगों को फिजिकली जाना पड़ता था। कहाँ जाना पड़ता था? BSE में जाना पड़ता था। BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे में जाना पड़ता था फिजिकली, और वहां जाकर कंपनी के शेयर को बेचना पड़ता था। उस समय कंपनी का जो शेयर होता था कागज के फॉर्म में होता था, कागज रहता था, एक सर्टिफिकेट रहता था, शेयर सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता था। आज के समय में वो सब नहीं है, आज के समय पे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन उस समय जब सब कुछ ऑनलाइन नहीं था, उस समय किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना होता था या फिर बेचना होता था, तो उस कागज के टुकड़े को लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाकर वहां पे बिडिंग किया जाता था, वहां पे शेयर को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। ठीक है, इतना समझ गए? ये उस समय की बात है। लेकिन आज के डेट में जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन होने के बाद आज के डेट में आप सिर्फ अपने फोन से ही, मोबाइल से ही एक क्लिक में कोई भी कंपनी के शेयर को बेच सकते हो, एक क्लिक में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। ये आज के समय की बात हो रही है, इसलिए तो डीमेट अकाउंट जरूरी है। तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो आज के समय पे मोबाइल से एक क्लिक में आप NSE या फिर BSE से कोई भी कंपनी के शेयर को बेच सकते हो, खरीद सकते हो। समझ गए ना बात? और ये जो NSE BSE है, इसमें हजारों मात्रा में कंपनी के शेयर लिस्ट है। 4000 या फिर 5000 से भी ज्यादा कंपनी के शेयर NSE और BSE में लिस्ट है। इतना समझ गए ना? अब उसके बाद क्या है कि आपने निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, इन दोनों का नाम सुना होगा। यानी कि ये जो निफ्टी है और सेंसेक्स है, इन दोनों का नाम आपने सुना होगा। ये दोनों कैसे जन्म हुआ, इन दोनों का कैसे जन्म हुआ? तो जबकि NSE में 5000 से ज्यादा कंपनी है, BSE में 5000 से ज्यादा कंपनी है, तो इतना सारा जो कंपनी है, अब उस समय कैसे मेजरमेंट किया जाए कि ये जो 5000 कंपनी लिस्टेड है NSE में, ये कंपनी के शेयर का भाव बढ़ रहा है या फिर गिर रहा है? उस समय इतना सारा कंपनी का शेयर का जो भाव है, कैसे मेजरमेंट किया जाए? तो इतना सारा कंपनी का शेयर का भाव तो मेजरमेंट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए NSE में जो इतना हजारों कंपनी था, तो NSE में इतना हजारों कंपनी में से जो टॉप की 50 कंपनी है,
जो टॉप की बड़ी बड़ी 50 कंपनी है, उन टॉप की 50 बड़ी बड़ी कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया। उसी इंडेक्स को बोला जाता है भैया निफ्टी 50, यानी कि टॉप की 50 कंपनी। जो एनएससी का टॉप की 50 कंपनी है, उन टॉप की 50 कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया, उसी को बोला जाता है निफ्टी 50। अब अगर वो टॉप की 50 कंपनी का जो एवरेज प्राइस है वो ऊपर जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर उन टॉप की 50 कंपनी का जो एवरेज प्राइस है वो नीचे गिर रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक उसी तरह बीएससी का जो टॉप की 30 कंपनी है, 30 कंपनी है, उन 30 कंपनी को मिलाकर सेंसेक्स बनाया गया, टॉप 30 कंपनी। अब हजारों कंपनी को तो ट्रैक करना मुश्किल है, लेकिन टॉप की 30 कंपनी को ट्रैक करना फिर भी आसान है। तो टॉप की 30 कंपनी को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया। अब वो टॉप की 30 कंपनी का एवरेज प्राइस अगर ऊपर जाता है तो माना जाता है कि सेंसेक्स ऊपर गया। वो टॉप की 30 कंपनी अगर नीचे गिरता है तो माना जाता है सेंसेक्स गिर गया, मार्केट गिर गया। क्लियर हो गया ना बात? तो यहां तक हमने ये समझ लिया स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ये इसका कैसे जन्म हुआ, एनएससी बीएससी क्या होता है, सेंसेक्स निफ्टी 50 क्या होता है, सब क्लियर हो गया। उसके बाद एक और नाम आपने सुना होगा सेबी। अब इसका मतलब क्या होता है? तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? ये सेबी शेयर मार्केट का रेगुलेटर बॉडी है जो शेयर मार्केट से जुड़े हर तरह के इन्वेस्टर्स प्लस ट्रेडर्स का पैसों का रक्षा करने के लिए बनाई गई है। यानी कि शेयर मार्केट में आज के समय पर हजारों लाखों करोड़ों इन्वेस्टर है, करोड़ों ट्रेडर्स है। अब इतने सारे जब लोग जिस मार्केट में है उस मार्केट में फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम भी हो सकता है, और इतिहास में ऐसा कई लोगों के साथ हुआ भी है। हर फील्ड में फ्रॉड होता है, जरूरी नहीं कि खाली स्टॉक मार्केट में फ्रॉड होता है, हर फील्ड में होता है। तो जबकि शेयर मार्केट में इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग अपना अरबों अरबों पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रेगुलेटर बॉडी तो बनाना जरूरी था ना। तो इसीलिए यही सब देख कर सरकार ने सेबी नाम का एक बोर्ड को बनाया। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। शेयर मार्केट में कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई स्कैम ना हो जाए, इन्वेस्टर्स के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जिसके वजह से सेबी नाम का एक बोर्ड बनाया गया। और सेबी जो है ये सरकार के अंडर में आती है, और सेबी शेयर मार्केट का हर चीज को देखती है कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, किसी इन्वेस्टर या फिर किसी ट्रेडर्स के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यही सब चीज सेबी देखती है। क्लियर हो गया ना बात? उसके बाद क्या है, ये मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बनाए रखने के लिए कार्य करती है। यानी कि सेबी जो है ये मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को बनाए रखने के लिए कार्य करती है, काम करती है। समझ गए ना बात? तो शेयर मार्केट का रेगुलेटर बॉडी किसको बोला जाता है? सेबी को बोला जाता है। हाउ टू इन्वेस्ट, शेयर को बाई सेल कैसे किया जाता है। अब आज से बहुत साल पहले मैंने तो आपको प्रोसेस बता दिया कि आज से बहुत साल पहले अगर आपको किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना होता था तो आपको मुंबई जाना पड़ता था, मुंबई में जाकर फिजिकली शेयर को खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन आज के डेट में जमाना चेंज हो गया है मेरे भाई। आज के डेट में घर बैठे सोए सोए आप बस मोबाइल पे एक क्लिक करके शेयर को खरीद सकते हो, टक से शेयर को बेच सकते हो। लेकिन किस तरीके से, क्या तरीका है, तो तरीका बताता हूं ना। उसके लिए आपके पास 3 चीज होना पड़ेगा। पहला, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना पड़ेगा। दूसरा, आपके पास एक ट्रेडिंग अकाउंट होना पड़ेगा। और तीसरा, आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। ये 3 चीज होना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नीड ए ब्रोकर, यानी कि आपको एक अच्छा सा ब्रोकर चुनना पड़ेगा जिस ब्रोकर के थ्रू से आप कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। देखो, अगर आपको कंपनी के शेयर को खरीदना है तो आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, उसके लिए आपके पास एक ब्रोकर होना जरूरी है। मान के चलते हैं जैसे कोई शादी करता है तो लड़का लड़की राजी होने से शादी नहीं होता है, लड़का लड़की भी चाहिए, पंडित जी भी चाहिए, ताकि मंत्र वगैरह पढ़े, उसके बाद उन दोनों की शादी करा सके। तो लड़का लड़की प्लस पंडित होगा तभी शादी होगा, लड़का लड़की प्लस पंडित नहीं होगा तो शादी का जो नियम है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो लड़का लड़की के बीच पंडित है वो एज ए ब्रोकर की तरह काम कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर हमें शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदना है, बेचना है, खरीद तो सकते हैं, बेच तो सकते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास एक ब्रोकर होना पड़ेगा जिस ब्रोकर के थ्रू से हम लोग शेयर बाजार में कोई भी कंपनी के शेयर को बाई एंड सेल कर पाएंगे। तो अगर आपके पास ब्रोकर नहीं है तो मैं जिस ब्रोकर को यूज करता हूं उसी ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, जाइए वहां से अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया था। शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करना रिस्की होता है, आपका पैसा डूबने का डर होता है, इसलिए इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करें, अपने रिस्क पर करें। इस वीडियो से मैंने आपका अपना पूरा कोशिश किया कि कैसे आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना है कि ट्रेडिंग की दुनिया क्या होती है और कैसे ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है, अगर आपको ये सीखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।